नमस्कार। विश्वविद्यालय राजनगर से मैं हिंदी विभाग से विभा कुमारी हिंदी साहित्य का इतिहास क्लास की श्रृंखला में प्रस्तुत हूँ। आज समकालीन कथा साहित्य विषय के साथ आप सबका स्वागत है। और समकालीन कथा साहित्य आज का विषय है जिस पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने साठोत्तरी कविता पर समकालीन कविता पर बात की थी और उससे पूर्व की क्लास में हमने नई कहानी पर बात की थी। अब जब भी हम किसी कालखंड को ले रहे हैं तो यह कोशिश करते हैं कि बारी बारी से उस कालखंड में लिखी जा रही लगभग सभी विधाओं पर हम लोग बात करें। तो समकालीन साहित्य पर हम लोगों ने काव्य पर बात कर ली थी और आज हम लोग कथा साहित्य पर बात करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जब समकालीन कविता की बात हो रही थी तब मैंने थोड़ा सा समकालीनता को बताने की कोशिश की थी। और जब हम लोग एमए कर रहे थे तो एक टॉपिक हुआ करता था समकालीनता की अवधारणा। अब आज एमए के सिलेबस में ये है या नहीं समकालीनता की अवधारणा, ये मैंने चेक नहीं किया क्योंकि सिलेबस वगैरह बदलते रहते हैं। तो वो थोड़ा सा आप लोग बताइएगा मुझे, जो एमए के छात्र हैं या जिन्होंने अभी जस्ट एमए किया है वो थोड़ा मुझे बताएंगे कि समकालीनता की अवधारणा करके कोई टॉपिक इस समय आपके पाठ्यक्रम में है या नहीं है। और यदि नहीं है तो भी इस बात को हमें जानना चाहिए कि जो समकालीनता का संदर्भ है इसे सिर्फ और सिर्फ कालखंड से जोड़ करके नहीं देखना है। और यह बात कविता वाले क्लास के दौरान भी थोड़ा मैंने बताया था, क्योंकि हर युग के साथ एक अवधारणा हमारे पास आती रहती है। और उसी तरह से साठोत्तरी जो साहित्य का कालखंड है जिसे समकालीन साहित्य नाम दिया गया और जिसमें समकालीन कथा साहित्य की जब हम बात करते हैं और समकालीनता की अवधारणा की बात करते हैं तो समकालीनता की अवधारणा तो वही रहेगी चाहे हम किसी भी विधा पर बात करें। तो यह जो समकालीनता का संदर्भ है यह मुख्य रूप से प्रवृत्ति को और भाव बोध को, दृष्टि को उजागर करता है। यानी यहाँ समकालीनता का अर्थ सिर्फ उस कालखंड से नहीं है या एक समय में लिखने वाले कवि विशेष से नहीं है, बल्कि समकालीनता वहाँ एक दृष्टि का सूचक है, भावबोध का सूचक है, एक प्रवृत्ति का सूचक है। और जो बात हमने साहित्य में निरंतर देखी है कि कोई भी प्रवृत्ति जिस कालखंड में उसे हमने सीमित रखा है या जिस कालखंड के अंतर्गत हम उसको गिनते हैं उस कालखंड से पूर्व या उस कालखंड के पश्चात भी वह प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। तो ठीक उसी तरह से जो समकालीनता की अवधारणा है और यह जो भावबोध है, यह जो दृष्टि है, क्योंकि समकालीनता को लेकर के जिन विद्वानों ने भी अपना वक्तव्य रखा है, जिसमें कि मधुरेश है, जिसमें यश गुलाटी है इत्यादि विद्वान हैं जिन्होंने समकालीनता को समझाने की कोशिश की है। और उन सब की बातों से यह स्पष्ट होता है कि समकालीनता सिर्फ काल बोधक नहीं है, अपितु समकालीनता प्रवृत्ति बोधक है। समकालीनता भाव बोध विषयक संकेत देता है, एक दृष्टि का संकेत देता है, साहित्य में एक विशेष प्रवृत्ति का संकेत देता है। और समकालीनता की जब हम बात करते हैं तो 1960 के पश्चात जब हम यदि कथा साहित्य में बात करें तो जैसे हमारे पास एक नई कहानी धारा आई थी उस तरह से हमारे पास नया उपन्यास करके तो कोई धारा दिखाई नहीं देता है। लेकिन प्रेमचंदोत्तर उपन्यास को जब हम पढ़ते हैं और जब हम उस पर दृष्टिपात करते हैं तो यह पाते हैं कि प्रेमचंदोत्तर उपन्यास में जो हमें विविध धाराएं दिखाई दे रही थी
जिसमें हमें मनोविश्लेषणवादी धाराएं दिखाई देती हैं, हमें उसमें प्रगतिवादी धारा दिखाई देती है, उसमें हमें आंचलिक धारा दिखाई देती है, इत्यादि प्रकार से जो धाराएं हमें दिखाई देती है, उन सब का विकास यानी प्रेमचंदोत्तर उपन्यास जो धारा चल रही है वह भी समकालीन कथा साहित्य में आकर के मिल जाती है। यानी जो नई कहानी आंदोलन, जिसे कथा साहित्य के क्षेत्र में सर्व प्रमुख आंदोलन, सर्व महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है, और यह भी माना जाता है कि यद्यपि नई कहानी के बाद भी कई आंदोलन हुए, परंतु ये आंदोलन नई कहानी आंदोलन के महत्व को कम नहीं कर पाए। ठीक इसी प्रकार से इस बात को हम समझते हैं जिस प्रकार से हमने अब तक साहित्य के विकास को समझा है। हर कदम के बाद अगला कदम हमें दिखाई देता है, यानी साहित्य में हर कालखंड में जो प्रवृत्तियां हमें दिखाई देती है वो अपने उससे पहले वाले कालखंड में एक तरह से प्रवेश करती हुई दिखाई देती है। तो जब समकालीन कथा साहित्य की हम बात करते हैं तो नई कहानी के अंतर्गत हमने जिन परिस्थितियों को देखा, कहानी में जिस तरह से हमने विषयों को देखा, जिस तरह से हमने मूल्यों का ह्रास होते हुए देखा, जिस तरह से हमने एक मानव को दूसरे मानव का इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति पैदा होते हुए देखी, तो इत्यादि जो विषय हैं नई कहानी के, वो तमाम विषय समकालीन कहानी तक की यात्रा करते हैं। और समकालीन कथा साहित्य में आकर के हम यह पाते हैं कि जो यथार्थ प्रगतिवादी युग से आरंभ हुआ था वह यथार्थ अपने चरम पर पहुंच जाता है समकालीन कथा साहित्य के दौर तक आते आते। और समकालीन कथा साहित्य में जो यह दृष्टि का बोध है, यह जो यथार्थ का बोध है, एक मानव के मानव मात्र होने का बोध है, एक मानव का संघर्ष जिस रूप में नई कहानी में आया था उससे भी अधिक जीवंत रूप में समकालीन कथा साहित्य में दिखाई देता है। तो समकालीन कथा साहित्य के अंतर्गत हम लोग पहले कहानी विधा पर बात करेंगे, उसके बाद हम लोग उपन्यास विधा पर बात करेंगे। जब समकालीन कहानी की बात करते हैं तब हम यह देखते हैं कि नई कहानी की जो विशेषताएं थीं उन विशेषताओं में हमें और अधिक यथार्थ का जुड़ाव दिखाई देने लगता है, और यदि हमें जो आम व्यक्ति है उसकी उपस्थिति दिखाई देने लगती है, आम व्यक्ति का संघर्ष दिखाई देने लगता है, उसकी आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है, और यहाँ तक कि वो तमाम परिस्थितियाँ और वो स्थल भी प्रकट होने लगते हैं जिन परिस्थितियों के कारण आम व्यक्ति का संघर्ष किसी बहुत सकारात्मक नतीजे तक पहुंचता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो समकालीन कहानी का जो यह दौर है वह उस आंदोलन को, समकालीन कहानी को अलग अलग कथाकारों ने, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग धाराओं में बांटा और अलग अलग विद्वानों ने उसका प्रतिनिधित्व किया। तो इस समकालीन कहानी में जो हमें पहली धारा दिखाई देती है वह जो समकालीन कहानी की पहली धारा, जिसके जगदीश चतुर्वेदी प्रस्तोता होते हैं, और वो उस समकालीन कहानी को नई कहानी और इन सब से अलग करते हुए लेकर आते हैं। तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि ये जो समकालीन कहानी की धारा है, नई कहानी की एक अगली यात्रा या नई कहानी का एक अगला पड़ाव, जिसमें अकहानी नाम उसको वो देते हैं। और यह अकहानी इसलिए नाम देते हैं क्योंकि जहां पर कहानी जैसी कहानी ना हो, क्योंकि कहानी कहते ही जो एक बोध होता है कि उसमें कोई घटना होगी, हालांकि नई कहानी में ही घटनाओं का अभाव हो चुका था। नई कहानी में ही किसी प्रकार की घटना घटती हुई दिखाई नहीं देती है। परंतु जब हम अकहानी की ओर आते हैं तो वहाँ पर हर प्रकार से यह दिखाई देता है कि समकालीनता की अवधारणा ऐसा कोई टॉपिक नहीं लगा था जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि
हो सकता है कि आज ना लगा हो, पर जब हम लोग एमए कर रहे थे तो उस समय लगा था। और थोड़ा सा इसीलिए मैंने संक्षेप में बता दिया है कि जो समकालीनता शब्द है उसका अर्थ सिर्फ और सिर्फ कालखंड से नहीं है, बल्कि उसका अर्थ उस प्रवृत्ति से है जिस प्रवृत्ति को हम समकालीन कहानी में ढूंढते हैं। तो उसमें जो अलग अलग धाराएं हैं, जिसमें मैं अकहानी धारा पर बात कर रही हूँ। इसी तरह से हमारे पास कविता विधा में अकविता भी आई थी। तो जहाँ पर कहानी किसी एक खास ढांचे सांचे को नहीं अपनाती है, जहाँ पर उसके लिए एक तथ्य सुनिश्चित नहीं होता है, जहाँ पर उसका कोई एक आकार सुनिश्चित नहीं होता है, जहाँ कोई एक शैली सुनिश्चित नहीं होती है, वहाँ अकहानी है। यानी वह कोई भी घटना कहानी बन सकती है जिसे कि कहानी कल तक नहीं माना जाता था। तो अकहानी इसीलिए कहा गया क्योंकि कहानी जैसी नहीं दिखती हुई भी वह कहानी है। इसी प्रकार से और हमें अलग अलग धाराएं दिखाई देती है, जिसमें उसी में एक और धारा आती है सचेतन कहानी। और सचेतन कहानी के जो प्रस्तोता हैं, प्रतिनिधिकर्ता हैं, वो हैं प्रतिनिधित्व करने वाले महीप सिंह। और महीप सिंह ने यह कहा कि आज़ादी के बाद की जो परिस्थितियां थी, जिसमें कि 1962 में चीन से हुई हार थी, 1964 में पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी का निधन था, फिर 1965 में पाकिस्तान का आक्रमण था, फिर 1971 में फिर पाकिस्तान का आक्रमण था, 1967 में नक्सलवादी आंदोलन हुआ था। इसी बीच हमारे देश की जो मुद्रा थी वह विश्व बाजार में उसकी कीमत गिर गई थी, जिसके कारण हमारे समाज में जो सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक परिस्थितियों का जो बदलाव हो रहा था, बहुत सारे जो विघटन हो रहे थे, आज़ादी के पहले के जो स्वप्न थे हमारे, वो स्वप्न खंडित हो रहे थे, मोह भंग हो रहा था, इत्यादि जो परिस्थितियां थी, इन परिस्थितियों के कारण जो संत्रास का जीवन था और महानगर में एक आम व्यक्ति जिस तरह से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था, तो वह जो युग संत्रास था, महानगरीय संत्रास था, आम जन की पीड़ा थी, निराशा थी, कुंठा थी। और इन तमाम कुंठाओं के कारण उपजने वाले अनेक प्रकार के मनोरोग थे, और इन सारे मनोरोगों के कारण उत्पन्न होने वाली कई प्रकार की यौन कुंठाएं थीं। इन तमाम विषयों के आगमन से हमारे कथा साहित्य का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और महीप सिंह कहते हैं कि ये जो अकहानी जैसी विधा है, जहाँ पर हम निराशा निराशा निराशा, कुंठा कुंठा इत्यादि चीज़ों का चित्रण कर लग जाते हैं, तो हमें एक सचेतन की आवश्यकता है। और उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी संचेतना करके, और उसी संचेतना पत्रिका के माध्यम से उन्होंने सचेतन कहानी आंदोलन शुरू की थी, जिनमें उनके जो और भी सहयोगी कहानीकार थे उनमें मनहर सिंह का नाम प्रमुखता से आता है। तो वैचारिक स्तर पर कथा साहित्य के क्षेत्र में एक सकारात्मकता लाने का उनका यह प्रयास था सचेतन कहानी। तो जो सचेतन कहानी है ये मुख्य रूप से शिल्पगत धारा नहीं बल्कि वैचारिक धारा थी, क्योंकि इस वैचारिकता के कारण कथ्य में जो निराशा का प्राबल्य हो रहा था उसे वो आशा में बदलने की कोशिश कर रहे थे। इसी कोशिश में जो उनकी कहानियां थी, कील, उलझन, उजाले का उल्लू इत्यादि जो कहानियां थी, पानी और पुल इत्यादि जो कहानियां महीप सिंह की थी, ये तमाम कहानियां निराशा के स्वर को आशा में बदलने की कोशिश कर रही थी। और हमारी आज़ादी के साथ जो विभाजन की त्रासदी हुई थी, उस विभाजन का दर्द हिंदी साहित्य में मुख्य रूप से जो कथा साहित्य में आया है वो साठोत्तरी कहानियों में प्रमुखता से दिखाई देता है, जिसमें उपन्यास भी है और जिसमें कहानियां भी है। जैसे अभी मैंने पानी और पुल का नाम लिया महीप सिंह की कहानी का, जिसमें विभाजन की पीड़ा है।
आगे चल करके हमें जैसे अमृता प्रीतम की कहानी दिखाई देती है, बहुत आगे आकर के नमक इत्यादि, नमक की पुड़िया इत्यादि कहानी है। तो ये जो विभाजन की पीड़ा है, आज़ादी के बाद स्वप्न खंडित होने की जो पीड़ा है, मोह भंग है, बेरोजगारी है, बढ़ती हुई महंगाई है, इन तमाम समस्याओं को लेकर जो कथा साहित्य में नकारात्मकता आ रही थी, कथ्य का लोप होता जा रहा था, शिल्प में बदलाव इतना आ गया था कि कहानी कहानी नहीं लग रही थी। इन तमाम परिस्थितियों को बदलने की एक कोशिश थी संचेतन कहानी, और यह संचेतना पत्रिका के माध्यम से इस आंदोलन की शुरुआत महीप सिंह ने की थी। और इसकी जो वैचारिकता थी वह एक सकारात्मक संदेश देने का प्रयास थी, और काफी हद तक यह आंदोलन सफल रहा, और समकालीन कहानी में सचेतन कहानी आंदोलन को एक महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके साथ जो अगली धारा थी सहज कहानी, और जिसके प्रस्तोता स्वयं अमृत राय थे, और अमृत राय ये कहते थे कि कहानी में हमें अलग से कुछ भी अभ्यास करने की या प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। कहानी की सहजता ही वास्तव में उसे कहानी रहने देती है, और उस कहानी की सहजता उस कहानी के रस में है। क्योंकि जैसी कि एक हमारी परंपरा रही है, ऐसा माना जाता रहा है कि जब से मनुष्य का जन्म हुआ है तब से कहानी का भी जन्म हुआ है, ऐसी बात स्वीकार की जाती है समाज में। और यह माना जाता है कि मनुष्य का कथा के साथ गहरा संबंध है, और इसीलिए हमारे जब वाचिक साहित्य में हम देखते हैं, और वाचिक साहित्य के आगे चलकर भी हमारे पास कथा के रूप में या गीत कथा के रूप में अनेक विधाएं मिलती हैं, और वाचिक साहित्य में भी हमारे पास आख्यायिका इत्यादि का प्रसंग मिलता है, सुख सुखी संवाद मिलता है। तो ये जो कथा की एक प्राचीन परंपरा रही है, जिसे आधुनिक साहित्य में आकर के कहानी विधा के रूप में स्वीकार किया गया, और जिस कहानी की यात्रा शुरू हुई थी किशोरी लाल गोस्वामी के इंदुमती, या बंग महिला के दुलाई वाली, या रामचंद्र शुक्ल के 11 वर्ष का समय इत्यादि कथाओं के साथ, वो कथा प्रेमचंद के दौर तक आते आते, और प्रेमचंद के साथ साथ जयशंकर प्रसाद के दौर में भी उस कथा साहित्य को हमने एक आदर्शवादी रूप में देखा था, जहां आकाशदीप जैसी कहानियां थी जयशंकर प्रसाद की, पुरस्कार कहानी थी जयशंकर प्रसाद की, इस छोटा जादूगर कहानी जयशंकर प्रसाद की, इत्यादि कहानियों ने कहानी विधा को एक ऊंचाई प्रदान की थी। और प्रेमचंद ने अपनी कहानियों को समाज से, समाज के हर वर्ग से जिस तरह से जोड़ा कि संपूर्ण कथा साहित्य के उस युग को प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद उत्तर इत्यादि नामों से जाना जाने लगा। तो जिस यदि हम पूस की रात या कफन इत्यादि कहानियों को हिंदी साहित्य की कहानियों का मील का पत्थर मान लें, तो उस कहानी की ही यात्रा को सहज कहानी के रूप में अमृत राय स्वीकार करना चाहते हैं, और उनका मानना है कि हमें हिंदी की कहानी को अलग से कोई नाम या धारा के रूप में बदलने के बजाय उसे उसकी सहजता में उसे स्वीकार करना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने सहज कहानी एक धारा चलाई। परंतु इसके साथ साथ ही और भी धाराएं साठोत्तरी कहानी में चल रही थी, जिसमें से पाश्चात्य के एक्टिव स्टोरी के तर्ज पर राकेश वत्स ने अपनी पत्रिका मंच के माध्यम से एक कहानी आंदोलन चलाया, जिसका नाम उन्होंने दिया सक्रिय कहानी। और इस सक्रिय कहानी की यह विशेषता रही कि सक्रिय कहानी आंदोलन ने आम आदमी के संघर्ष को प्रमुखता से स्थान देने की कोशिश की साहित्य में, उसके संघर्ष को समझने की कोशिश की। इसके साथ साथ उन तमाम बिंदुओं को, उन तमाम स्थलों को पहचानने की कोशिश की, उन तमाम कारकों को पहचानने की कोशिश की, जिसके कारण एक आम व्यक्ति का संघर्ष किसी खास नतीजे तक या किसी खास परिणाम तक नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए जो सक्रिय कहानी आंदोलन थी, उसकी बहुत प्रशंसा हुई
साठोत्तरी कहानी के दौर में, और यह माना गया कि जब तक कथा साहित्य में उस आखिरी व्यक्ति के संघर्ष और उसके संघर्ष के सकारात्मक नतीजे नहीं प्राप्त होते हैं, तब तक हमारा यह कहानी लिखना अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो साहित्य के माध्यम से जो समाज में एक सुधारवादी दृष्टि जो हमें भारतेंदु युग से प्राप्त हुई थी, वह हमें साठोत्तरी युग में समकालीन कथा साहित्य में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि यहाँ पर निरंतर साहित्य के माध्यम से समाज का सुधार और हर व्यक्ति तक उसके अधिकार को पूरा पहुंचाए जाने की एक मुहिम दिखाई देती है। और इसी सक्रिय कथा आंदोलन से और अधिक आगे आकर के हमें एक कहानी दिखाई देती है, आंदोलन दिखाई देता है जनवादी धारा। और यह जनवादी धारा भी मुख्य रूप से जो प्रगतिवादी धारा था, जो मार्क्स की चेतना से प्रेरित था, उत्साहित था, उसी धारा के विषय को लेकर के जनवादी धारा चलती है। और जनवादी कथा साहित्य में जो पीड़ित व्यक्ति है, वंचित व्यक्ति है, शोषित व्यक्ति है, उसका एक विशेष स्थान निर्धारित करने की एक कोशिश है। और जनवादी धारा ने अनेक पत्रिकाओं में अपनी कहानियों को स्थान दिया और जनवादी आंदोलन को साहित्य और समाज में अत्यधिक सराहना मिली। परंतु इन तमाम आंदोलनों के साथ साथ जो एक बहुत सशक्त आंदोलन समकालीन कथा साहित्य, समांतर कहानी आंदोलन, और समांतर कहानी आंदोलन के जो प्रतिनिधि साहित्यकार हैं, कथाकार हैं, वो कमलेश्वर हैं। और उन्होंने 1971 में इस आंदोलन की शुरुआत की। और 1971 में जब उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की तो 1974 और 75 के कुछ लगभग साल भर की सारिका में उन्होंने समांतर कथाओं का विशेषांक निकाला। और उन समांतर कथा विशेषांक में उन्होंने अनेक गणमान्य कहानीकारों की कहानियां तो शामिल की ही, पर उसके साथ साथ उन नए कहानीकारों को भी शामिल किया जो समांतर कहानी में कथा लिख रहे थे। और यहाँ जो समांतर कहानी थी, यह भी मुख्य रूप से समूचे जीवन को, समूचे समाज को साहित्य में उतारने की एक बहुत सशक्त कोशिश थी। यानी इन तमाम धाराओं पर दृष्टिपात करने के बाद यदि हम सारांश रूप में देखना चाहें तो यह पाते हैं कि जो समकालीन कहानी आंदोलन है, इसमें जितनी भी धाराएं हैं और जितने भी कथाकार हैं, साहित्यकार हैं, वो सभी यह कोशिश कर रहे हैं कि हमारे समाज का, हमारे जीवन का कोई भी विषय या हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति साहित्य के दायरे से बाहर न छूटे। यानी तमाम विषयों को और तमाम व्यक्ति को साहित्य में सकारात्मकता के साथ उपस्थित करने की और उस साहित्य की सकारात्मकता के माध्यम से समाज में भी एक सकारात्मकता लाने की एक बहुत सफल कोशिश के रूप में हमें समकालीन कथा दिखाई देती है। और यह जो आंदोलन है जिसे हम 70-80 के दशक तक प्राप्त करते हैं, और जैसा कि हमने देखा कि समकालीनता को लेकर काव्य विधा में भी द्वंद्व है विद्वानों के विचारों में। और कुछ विद्वान मानते हैं कि समकालीनता का आरंभ 1960 से हो रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ विद्वान मानते हैं कि 1979 में चूंकि चौथा सप्तक प्रकाशित हुआ तो 1980 से समकालीनता का आरंभ होता है। परंतु कथा के क्षेत्र में इतना तो निश्चित है कि हमारे जो प्रमुख कहानी आंदोलन है, जिसमें से 74 और 75 में सारिका में वो समांतर कथा विशेषांक जो निकले हैं अंक, तो ये सभी 80 के भीतर ही ये समस्त कार्य लगभग हो गए हैं। तो ये जो कहानी आंदोलन है या सचेतन कहानी आंदोलन है या जनवादी कहानी आंदोलन है या सहज कहानी आंदोलन है या सक्रिय कहानी आंदोलन है या समांतर कहानी आंदोलन है या जनवादी कहानी आंदोलन है, ये समस्त आंदोलन 1980 के भीतर ही हो गए हैं।
और 1980 का जो दशक है कहानी को लेकर, और फिर आगे हम 80 से 90, 90 से 2000, 2000 से 2010 और 2000 से 2010 से 2020 तक के जो दशक हैं, ये सभी दशक इतने महत्वपूर्ण हैं कि हर एक दशक विशाल अध्ययन और विशाल शोध की संभावना रखता है। और इन हर एक दशक पर यदि हम विस्तृत रूप से अध्ययन करना चाहें तो अपने आप में ये हर दशक एक अध्ययन का विषय है, और जिस पर आगे जो हमारे छात्र शोध कार्य में रत हैं वो इन विषयों को भी उठा सकते हैं, क्योंकि इन तमाम दशकों में जो पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी, क्योंकि जब हम समकालीन कथा की बात करते हैं तो कहानी आंदोलन तक आते हैं, और इन कहानी आंदोलनों का जिक्र करते करते हम उसे समाप्त कर देते हैं। ठीक है, ये एक बात है। और पाठ्यक्रम जो है, उस पाठ्यक्रम में हमें इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि बेशक हमारे पाठ्यक्रम में नई कविता या नई कहानी तक ही हमारा पाठ्यक्रम लिखा है, या हो सकता है कि पाठ्यक्रम 1940 तक लिखा हो या 1970 इत्यादि चीजें। हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी आंखों को खोलें और प्रत्येक दशक में जो कथाकार जुड़े हैं, अब यदि मान लीजिए हम राजेंद्र यादव को नई कहानी के जो 3 प्रमुख हमारे पास नई कहानी के जो आंदोलनकर्ता दिखाई दिए, जिनमें हमने आप लोगों को कहा था कि मोहन राकेश हैं और राजेंद्र यादव हैं और कमलेश्वर हैं, परंतु यहाँ हम देख रहे हैं कि जो समांतर कहानी का आंदोलन है वो भी कमलेश्वर कर रहे हैं। और पहले भी यह बात बहुत बार आई है कि एक जो कथाकार होता है या एक जो कवि होता है, उसकी जो रचना यात्रा होती है वो बहुत बड़ी होती है, और इस तमाम रचना यात्रा में वो एक युग से लेकर दूसरे तीसरे युग तक और कई दशकों तक रचना करता है। तो जब हम उस समूचे कालक्रम का अध्ययन करते हैं तब यह निश्चित हो जाता है कि हम प्रत्येक कालक्रम में, उस कालक्रम में जितने अन्य साहित्यकार लिख रहे थे उन सब को उस काल खंड में, उस दशक विशेष में हम उनके कार्य का मूल्यांकन करें, और हर साहित्यकार को उन्होंने उससे पूर्व के दशक में जो लेखन किया, उसके पश्चात के दशक में जो लेखन किया, उन तमाम दृष्टियों से देखने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी जैसे आज हमने राकेश वत्स का नाम लिया, और जिन राकेश जी 1980 से 1985 तक सारिका पत्रिका पढ़ता था, और ये जो सारिका पत्रिका के अंक हैं, आगे आकर के सारिका पत्रिका बंद हो गई, और मुझे लगता है कि शायद मेरी पीढ़ी के लोग वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने सारिका पत्रिका पढ़ी है। और मेरी पीढ़ी में भी उन आखिरी लोगों में से मैं इसलिए अपने आप को भाग्यशाली कहती हूँ क्योंकि मेरे पिताजी पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं, और इसीलिए मेरे घर में सारिका आती थी। तो जब मैं सारिका पत्रिका पढ़ती थी तब मैं उसका महत्व नहीं जानती थी, लेकिन जब मैं उसका महत्व जान रही हूँ तब मुझे सारिका पत्रिका उपलब्ध नहीं हो पा रही है, या बहुत उसके कोई एक आध अंक बहुत मुश्किल से कहीं से प्राप्त हो रहे हैं। तो हम ये सभी छात्रों को कहना चाहेंगे कि इस दौर में जो पत्र पत्रिकाएं आती रही हैं, जिसमें से सारिका है, धर्मयुग है, इत्यादि जो पत्रिकाएं हैं, जिनमें इन कहानियों, अब जैसे कि अभी मैंने मंच पत्रिका का जिक्र किया, अब इस मंच पत्रिका का नाम मैंने खुद किताबों में ही पढ़ा है, मैंने स्वयं मंच पत्रिका नहीं देखी। संचेतना पत्रिका का मैंने जिक्र किया, ये मैंने किताबों में पढ़ा है, मैंने स्वयं संचेतना पत्रिका नहीं देखी। तो मैं ये बात स्वयं पर भी लागू करती हूँ और अपने छात्रों को भी कहती हूँ कि यह अति आवश्यक है, आज के समय की मांग है कि प्रत्येक दशक के विस्तार को हम समकालीन कथा साहित्य की जब बात करते हैं तो उसको देखें, क्योंकि जो प्रमुख आंदोलन हैं वो यही प्रमुख आंदोलन है जिनका अभी मैंने नाम लिया, और इन सभी आंदोलन थे जो प्रतिनिधि कथाकार थे उनका मैंने नाम लिया। परंतु जानने की आवश्यकता यह भी है कि यदि मान लीजिए कि 75 में समांतर कथा विशेषांक छपी 74-75 के दौरान, तो 75 से 85, 85 से 95, या इसको हम सीधा कर लें तो 70 से 80 का हमें जो किताब में सब कुछ देखने को मिल रहा है, तो
तो 80 से 90, 90 से 2000, 2000 से 10, 2000 से 10 से 2020 इत्यादि क्रम को हमें दो तरह से देखना है, किताबों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, समीक्षाओं के माध्यम से और लेखकों के माध्यम से। जब हम 70 के दौर से 80 के दौर की तरफ आते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि साठोत्तरी परिस्थितियां क्या थी, ठीक इसी प्रकार से जब हम 70 से 80 की तरफ आते हैं और 80 से फिर 90 और 90 से 2000 की तरफ आते हैं, तो क्या क्या परिस्थितियां बदलती हैं, थोड़ा इस ओर हम लोग ध्यान दें। तो परिस्थितियों में हमारे पास कंप्यूटर आ जाता है, जो हमारे पास इससे पूर्व नहीं था। और जब हम 90 से 2000 की तरफ आते हैं तो उस कंप्यूटर के साथ हमारे पास इंटरनेट आ जाता है। इंटरनेट के आने के साथ हमारे पास जो हमारा दायरा था वो बहुत बड़ा हो जाता है, बाजारवाद का वर्चस्व हो जाता है। अब जैसे कि मैंने जैनेंद्र की कहानियों का उल्लेख किया, जैनेंद्र ने एक निबंध लिखा है बाजार दर्शन, जो बीए के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और अधिकतर छात्रों ने उसको पढ़ा होगा। तो वह बाजारवाद की जो दस्तक हमारे समाज में थी उस पर एक बहुत बढ़िया निबंध है। तो जब बाजारवाद आया, जब उपभोक्तावादी संस्कृति आई, जब भारत एक बहुत बड़ा बाजार बन गया, हमारी भाषा जो कल तक हिंदी थी वो इंग्लिश हो गई, यानी हमारे पास जो कहानियों का विषय था उसमें तो परिवर्तन हुआ ही, उसका तो दायरा बढ़ा ही, हमारी शिल्प भी बदली, हमारी शब्दावली बदल गई, हमारे पास माउस और पीसीओ जैसे शब्द प्रयोग होने लग गए और कहानी के जो शीर्षक थे उनमें बदलाव आने लग गया, यानी संपूर्ण जीवन ही परिवर्तित हो गया। तब हमारे कथा साहित्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। जैसे कि नई कहानी आंदोलन के दौरान हमने बात की थी कि हमारे जो पुराने मूल्य थे उनका ह्रास हो गया, परंतु नए मूल्य विकसित नहीं हो पाए थे। और यह जो समकालीनता का दौर था जिसमें आधुनिकता से बढ़कर हम आधुनिकतावाद की तरफ गए और 2000 तक पहुंचते पहुंचते हम उत्तर आधुनिकता की ओर चले गए, और जहां पर विकेंद्रीकरण होता है, क्योंकि उत्तर आधुनिकता की जो अनेक विशेषताएं हैं उसमें से जो विकेंद्रीकरण है वो प्रमुख विशेषता है, और इसी के कारण परिधि पर जो लोग थे वो धीरे धीरे हमें केंद्र की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। अब थोड़ा सा 80 और 90 की कुछ कहानियों पर मैं बात करना चाहूंगी, कुछ कहानीकारों पर बात करना चाहूंगी। जैसे कि नई कहानी के समय हमने जिन कहानीकारों का नाम देखा उसमें महिला कहानीकारों का नाम हमें दिखाई देना आरंभ हो गया था, और जिसमें हमारे पास मनु भंडारी की कई प्रमुख कहानियां, उषा प्रियंवदा की इत्यादि कहानीकारों की कहानियां हमें दिखाई देने लगती है। आगे चल करके हम पाते हैं कि कहानीकारों में जो महिला कथाकार हैं उनकी उपस्थिति बहुत सशक्त हो जाती है, और उनका जो जीवन है, उनके जीवन का जो दायरा है, यानी उनका जो एक गृह का जीवन है और एक जो गृह के बाहर का जीवन है, उनका जो कार्य क्षेत्र है, यदि हम उनके कार्य क्षेत्र की बात करें तो ये तो सभी मानते हैं कि जो महिलाएं हैं वो मल्टी वर्किंग होती हैं, यानी वो एक साथ, जैसे कि वो खाना बनाते हुए भी वो पढ़ भी लेती हैं, लिख भी लेती हैं, पढ़ा भी देती हैं। तो इत्यादि जो विशेषताएं थी, उनका जो अनुभव था एक पितृसत्तात्मक समाज में, उन्होंने अपने खोए हुए अस्तित्व को न सिर्फ पा लिया बल्कि अपनी इतनी सशक्त उपस्थिति उन्होंने रख दी साहित्य के अंतर्गत। तो हमें 80 और 90 के दशक में आकर के मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा, उषा किरण खान, चित्रा मुद्गल इत्यादि, शशि प्रभा शास्त्री, इतनी सारी कथाकार हमें दिखाई देती हैं, और इनकी जो कहानियां हैं वो एक युग का, एक कालखंड का जीवंत दस्तावेज है। उदाहरण के लिए यदि
मृदुला गर्ग की कहानी हरी बिंदी का हम जिक्र करें तो उस कहानी का जो आरंभ है वही एक बहुत बड़े परिवर्तन की सूचना देता है, क्योंकि हरी बिंदी कहानी एक स्त्री के व्यक्ति बन जाने की बहुत बड़ी घोषणा है। क्योंकि समाज ने स्त्री को एक सांचे में, एक खांचे में देखने की जो एक प्रथा बना ली है, उस प्रथा को खंडित करती है वह कहानी। और हरी बिंदी इस दृष्टि से एक ऐतिहासिक कहानी बन जाती है। इसी तरह से नासिरा शर्मा की खुदा की वापसी, आप अनेक कहानियों को एक के बाद एक याद कीजिए और आप पाएंगे कि किस प्रकार से कि कथा साहित्य में जो स्त्री कथाकारों की उपस्थिति है वो एक सशक्त उपस्थिति देती है और उस युग का ऐसा दस्तावेज लेकर आती है जिसे आप नकार ही नहीं सकते हैं। इन कथाकारों में यदि हम उषा प्रियंवदा तो है ही, मृदुला गर्ग, चित्रा मुद्गल की कहानी भूख, यदि आपने कफन से भूख को जोड़ने की कोशिश की तो आप पाएंगे कि एक यात्रा वहां तक थी भूख की जो हमने कफन में देखी, लेकिन वह यात्रा कितनी यथार्थ होकर आ जाती है भूख कहानी में, जहां एक महिला को श्रम करने के लिए, दिन भर की दिहाड़ी कमाने के लिए अपने बच्चे को, भिखारिन को किराए पर देना पड़ता है और किस प्रकार से भूख के कारण उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। और ये सभी छात्रों से मैं कहना चाहूंगी कि यदि आप लोगों ने चित्रा मुद्गल की भूख कहानी नहीं पढ़ी तो यथाशीघ्र उस कहानी को खोज कर आप लोग पढ़ें। अभी मैंने हरी बिंदी का जिक्र किया, जिन विद्यार्थियों ने पढ़ा है, क्योंकि ये पाठ्यक्रम में है, पर जिन विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ा है मैं उनसे भी ये कहूंगी कि इस कहानी को पढ़ें। फिर मैत्रेयी पुष्पा की गोमा हस्ती है, ममता कालिया की बोलने वाली औरत, ये इत्यादि ऐसी कहानियां हैं जो एक तरफ तो स्त्री विमर्श की कहानी है, पर दूसरी तरफ ये कहानियां हमारे समाज की जीवंत दस्तावेज हैं। ये स्त्री विमर्श इन कहानियों का एक पक्ष है। इन कहानियों को मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि महिला कथाकारों को जब भी स्त्री विमर्श केंद्रित कथा कह करके यदि उनको समेट दिया जाता है तो हमें इस पर फिर से आंख खोलकर देखने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी मैंने जिन कहानियों का जिक्र किया है, जिन कहानियों का नाम लिया है, और बहुत सारी कहानियां हैं, क्या होता है कि जब आप कुछ कहानियों पर आपका ध्यान जाता है तो बहुत सारी कहानी और गीत के साथ ये समस्या है कि जब आप कुछ कहानियों को सोच रहे होते हैं या कुछ गीत को, कविता को सोच रहे होते हैं तो अन्य बहुत सी कहानियां छूट जाती हैं। तो अभी मैंने जिन कहानियों का नाम लिया है ये आखिरी कहानियां नहीं है, इसके अतिरिक्त आपके पास भी बहुत सारी कहानियां आपको अभी याद आ रही होंगी। तो ये जो कहानियां हैं जिनमें मैंने अभी गोमा हस्ती है का नाम लिया, या भूख का नाम लिया, या हरी बिंदी का नाम लिया, या बोलने वाली औरत का नाम लिया, या खुदा की वापसी का नाम लिया, तो ये समस्त महिला कथाकारों द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। परंतु इन कहानियों में एक संपूर्ण युग, एक संपूर्ण परिवेश की समस्याएं, और इसी तरह से यह जो दौर है, इस दौर में पौराणिक कथाओं को नए संदर्भ में ला करके भी देखने की, परखने की कोशिश की गई है। कई कहानियों में तो शीर्षक पौराणिक लिए गए हैं और कई कहानियों में पौराणिक विषय भी लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त अनेक कथाकार हैं जो 80 के दशक में, 90 के दशक में लिखते रहे हैं, 2000 के दशक में और आज भी लिख रहे हैं, परंतु उन कथाकारों के ऊपर शायद बहुत अधिक अभी आलोचना नहीं हो पाई है, शायद उनकी रचनाओं पर बहुत ज़्यादा समीक्षाएं या शोध कार्य नहीं हो पाई हैं या अभी प्रक्रिया में है, हो रही हैं। तो उन कथाकारों का भी नाम आपको जानना चाहिए, जैसे कि 90 और 2000 के दशक में 80 से ही लेकर कुछ प्रमुख कथाकार में संजीव बहुत महत्वपूर्ण कथाकार हैं, नर्मदेश्वर हैं, प्रियंबद हैं, बहुत सारे नाम हैं। और
थोड़ा आगे चलें तो रूप सिंह चंदेल हैं। अब इनकी जो कहानियां हैं, मुझे लगता है कि चूंकि पाठ्यक्रम में नहीं है तो बहुत सारे छात्रों ने नहीं पढ़ा होगा। स्वयं प्रकाश हैं, स्वयं प्रकाश की कहानियां तो पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। उषा किरण खान हैं, इत्यादि कथाकार हैं। मैं कहती हूँ कि इन तमाम कथाकारों की जो कहानियां हैं, जो हमें 70 से लेकर के आज तक दिखाई देती है। एक खास बात जो मैं कह रही थी कि अस्मिता मूलक साहित्य लिखा जाने लग गया। जब हम 90 से 2000 की ओर बढ़ते हैं और 2000 से आगे, तो यह देखते हैं कि अस्मिता मूलक साहित्य लिखा जाने लगा और इन तमाम लेखकों के लिए प्रायः टिप्पणी दे दी गई कि स्त्री विमर्श की कहानी है, दलित विमर्श की कहानी है, आदिवासी विमर्श की कहानी है। तो इसके बारे में 2-3 बातें स्पष्ट होनी चाहिए। पहली बात कि स्त्री द्वारा लिखी हुई तमाम रचनाएं मात्र स्त्री विमर्श नहीं होती हैं। दूसरी बात, आदिवासी और दलित रचनाकारों द्वारा लिखी गई तमाम रचनाएं सिर्फ आदिवासी विमर्श और दलित विमर्श नहीं होती हैं, क्योंकि इन सभी रचनाओं में यदि हम स्त्री विमर्श परक रचना की बात करते हैं तो स्त्री विमर्श के साथ साथ उसमें और भी परिस्थितियां होती हैं। दलित विमर्श परक साहित्य में दलित विमर्श के साथ साथ वो तमाम कारक भी होते हैं जिसके कारण ऐसी परिस्थितियां बनी, और यही बात आदिवासी परक साहित्य के लिए भी लागू होती है। पहली बात। दूसरी बात, जब ये माना जाता है कि ये जितने भी अस्मिता मूलक साहित्य हैं, इनकी एक बात तो सभी मानते हैं कि सहानुभूति और स्वानुभूति वाली बात की, जिसने उस यथार्थ को भोगा है वो जब चित्रित करेगा तो ही वह अस्मिता मूलक साहित्य के अंतर्गत आएगा। तो इस बात को हमें याद रखने की आवश्यकता है। परंतु इसके साथ साथ हमें यह भी याद रखने की आवश्यकता है कि यदि किसी कथाकार ने उस विषय को छुआ, उस विषय को उठाया, उस विषय पर कहानी लिखने की कोशिश की, तो इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं समाज में एक संदेश चला गया कि यह भी हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और उसी संदर्भ में मैं नाम लेना चाहूंगी कहानीकार सुभाष अखिल का, और जिसके बारे में शायद बहुत ज़्यादा छात्रों को नहीं मालूम होगा। उनकी 3rd जेंडर पर जो कहानी छपी थी दरमियाना, वो सारिका के 79-80 के अंक में, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि मैंने वो पत्रिका नहीं पढ़ी है, मैंने वो पुस्तक पढ़ी है जो अब उपन्यास बनकर आ गई है और मैंने उसकी समीक्षा भी लिखी है। ये बताना चाह रही हूँ कि 3rd जेंडर पर लिखी गई वो पहली कहानी है। इस भूमिका के साथ सारिका में वो कहानी छपी थी, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि छात्रों तक यह सूचना पहुँचे और वह कहानी, और उसके साथ साथ 3rd जेंडर और अन्य हमारे समाज के जो बहुत सारे विषय हैं, पत्रकारिता इत्यादि से संबंधित कई विषय हैं, ये तमाम विषय वजूद के बावजूद संग्रह में आया हुआ है। फिर अभी मैं जिस कहानी को कह रही हूँ कि सारिका में इस शीर्षक के साथ छपा, वो उपन्यास बन करके भी आया, क्योंकि अभी हम लोग समकालीन उपन्यास पर भी बात करेंगे तो वहाँ उसका भी मैं जिक्र करूँगी। तो हो सकता है कि मैंने बहुत से कथाकारों का नाम लिया और बहुत से कथाकारों का नाम हो सकता है कि मेरी अभी स्मृति से फिसल गया हो, क्योंकि हमारी स्मृति की अपनी सीमाएं होती हैं। तो मैंने अभी जिन कथाकारों का नाम लिया और जिन कहानियों का नाम लिया, जिन आंदोलनों का नाम लिया, मुख्य रूप से मैं यह चाहती हूँ कि आप इन कथाओं को जानें, इन कथाकारों को जानें और ढूंढकर इन कहानियों को पढ़ें और यह समझने की कोशिश करें कि यह जो समकालीन कथा की यात्रा है, जो 70 से लेकर आज तक जब हम आए हैं, तो निरंतर हमने यह पाया है कि व्यक्ति की जो अनुभूति है उसका चित्रण अधिक सजीवता से हमें दिखाई देने लगा है। यानी जिस एक कोशिश का आरंभ प्रगतिवाद युग में शुरू हो गया था और जिसे नई कहानी तक आते आते एक अच्छा खासा मुकाम मिला, चूंकि कथा साहित्य में उसे हम प्रेमचंद पूर्व युग नाम देते हैं, कविता में उसे हम प्रगतिवाद नाम देते हैं, फिर प्रेमचंद युग, कविता में उसे हम कथा साहित्य में उसे प्रेमचंदोत्तर युग नाम देते हैं,
क्योंकि जब प्रेमचंद लिख रहे थे तो उस समय जब 1936 से प्रगतिवाद का आरंभ होता है और 36 में ही उनका निधन हो जाता है, उस अधिवेशन के बाद जिस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता उन्होंने की थी, प्रगतिशील लेखक संघ के जिस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता उन्होंने की थी, उसके बाद ही उनका निधन हो गया। तो काव्य के क्षेत्र में जिसे हम प्रगतिवाद कहते हैं, कथा साहित्य के क्षेत्र में उसे हम प्रेमचंद उत्तर कहते हैं। परंतु वह जो चेतना है, वह चेतना आज तक के साहित्य में मौजूद है। और उस दृष्टि से कि हमारा संपूर्ण समाज, हमारा संपूर्ण विश्व कथा साहित्य के दायरे में किस प्रकार से आ गया है और किस प्रकार से हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हमें साहित्य लेखन में दिखाई देता है। यानी साहित्य लेखन में जैसे हमें सबका चित्रण दिखाई देता है, उसी प्रकार से हमें साहित्य में सबका लेखन भी दिखाई देता है। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा उपन्यासों की करें, क्योंकि कथा साहित्य की जब बात करते हैं तो निश्चित रूप से कहानी पर बहुत लंबी बात हो जाती है। और इसकी वजह है, कहानी संख्या में अधिक होते हैं, उपन्यास पृष्ठों में अधिक होते हैं। तो जब कहानी की हम बात करते हैं तो और कहानी की एक और विशेषता है कि कहानी में एक विषय प्रधान होता है, एक प्रमुख कथा होती है। उपन्यास जो है उसमें एक प्रमुख कथा के साथ कई उपकथाएं होती हैं, या हमारे पास ऐसे भी उपन्यास हैं, मैला आंचल जैसे, जिसमें 18 मुख्य कथा है और 78 उपकथाएं हैं। तो उपन्यास की जब हम बात करते हैं तो फिर मैं छात्रों से कहना चाहूंगी कि अभी मैं जितने उपन्यास के नाम लूंगी वो उपन्यास होंगे जो इस समय मेरी स्मृति में हैं, परंतु उसके अतिरिक्त भी उपन्यास आपको तलाशने हैं और पढ़ने हैं और उस पर चर्चा करनी है। अब यदि हम समकालीन उपन्यासों में बात करें तो हमें ठीक इसी प्रकार से जो हमने जब देखा था कि कहानी में मनोविश्लेषणवादी चेतना दिखाई देती है, तब हमें उपन्यास में भी दिखाई दिया, जिसमें आज्ञे की शेखरिक जीवनी, इलाचंद जोशी के ऋतुचक्र इत्यादि इत्यादि उपन्यास, जैनेन्द्र का त्यागपत्र, सुनीता, परख इत्यादि उपन्यास। तो यह जो वहाँ से यात्रा हमारी आगे बढ़ती है और हम जैसे 60 के दशक में 70, 80, 90 इसी तरह से आज तक आते हैं, तो अब जैसे निर्मल वर्मा का वे दिन, अब जिन छात्रों ने पढ़ा होगा उन्हें याद होगा कि किस तरह से युवाओं के भटकाव, उनकी कुंठा इत्यादि का वहाँ चित्रण है। या मोहन राकेश के अंधेरे बंद कमरे। थोड़ा और आगे बढ़ें तो हमें श्रीलाल शुक्ल दिखाई देते हैं राग दरबारी के साथ, जिन्होंने एक समूची व्यवस्था को किस प्रकार से व्यंग्य के माध्यम से, यानी जो समाज की स्थिति है, देश की स्थिति है, उसे एक गांव के माध्यम से उन्होंने शिवपालगंज नाम के गांव के माध्यम से चित्रित किया है। पर उस गांव का नाम हम कुछ भी रख दें, उससे हकीकत नहीं बदल जाती। उसका नाम बदल के आप जो मर्जी रख दीजिए, परंतु वह उपन्यास एक बहुत बड़ा ऐसा दस्तावेज है जो हमें सचेत करती है हमारी अव्यवस्था के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारी सच्चाई के प्रति। यथार्थ की जो वहाँ अभिव्यक्ति है वो बहुत सशक्त है। और आगे चलें तो हमें सुरेंद्र वर्मा दिखाई देते हैं, मुझे चांद चाहिए। शिव प्रसाद सिंह दिखाई देते हैं नीला चांद के साथ। यानी जो हमने कविता में देखा था कि अस्तित्व की गूंज, अस्मिता को लेकर इत्यादि चीजें, जैसे अभी मैं कथा की बात कर रही थी तो वहां भी मैंने कहा कि दलित कहानियां आने लग गई, स्त्रीवादी कहानियां आने लग गई, आदिवासी विमर्श की कहानियां आने लग गई। तो ये सभी चीजें हमें उपन्यास में भी दिखाई देती हैं। और अंतर वही है कि जो उपन्यास और कथा की प्रमुख अंतर है, जैसे कि कथा में आप देखते हैं कि एक विषय प्रधान होता है, परंतु ये जितने भी उपन्यास हैं आप खुद याद कीजिए। जैसे कि अभी मैंने अंधेरे बंद कमरे का जिक्र किया, या थोड़ा आगे चल करके मुझे चांद चाहिए का जिक्र किया, या शिव प्रसाद सिंह का नीला चांद का जिक्र किया, या फिर मृदुला गर्ग का कठगुलाब उठाकर देख लीजिए। तो यदि हम कठगुलाब की बात करें तो उसका दायरा तो इतना बड़ा है कि आज हम जिस ग्लोबलाइजेशन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जैसे जैसे हमारी परिस्थितियां बदलती हैं, यानी हमारे पास जब इंटरनेट आया तो किस प्रकार से भूमंडलीकरण हुआ और किस प्रकार से वह जो उपभोक्तावादी संस्कृति थी, बाजारवादी संस्कृति थी, वो उस भूमंडलीकरण के साथ मिलकर के किस प्रकार एक परिवेश तैयार करता है
और किस प्रकार से जो प्राकृतिक देन है हम लोगों की, प्रकृति के साथ किस प्रकार से हम नए सिरे से प्रयोग करने लग जाते हैं और उसका हमें क्या खामियाजा मिलता है। तमाम, यदि कठगुलाब की बात करें तो मुझे लगता है कि समकालीन ऐसा कोई प्रसंग नहीं है, ऐसा कोई विषय नहीं है जो कठगुलाब में न आ पाया हो। अब यदि कठगुलाब को सिर्फ और सिर्फ स्त्रीवादी, स्त्री विमर्श का उपन्यास कह करके उसकी समीक्षा की जाती है तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस उपन्यास को ठीक तरह से समझा नहीं गया, क्योंकि वहाँ पर स्त्री विमर्श एक पक्ष है उस उपन्यास का, पर उस पक्ष के साथ भूमंडलीकरण, आयातित संस्कृति, बदलता परिवेश, प्रकृति के साथ खिलवाड़ इत्यादि जितने भी प्रयोग हैं वो सब कठगुलाब उपन्यास में दिखाई पड़ता है। या फिर आप मैत्रेयी पुष्पा के इदन्नम को देख लें, यहाँ तक कि अलमा कबूतरी को देख लें, चित्रा मुदगल के आवा को देख लें। बहुत मतलब इतने उपन्यास हैं, आप याद करते जाइए। और इस पूरी यात्रा को यदि हम आज तक खींच करके ले आए तो चित्रा मुदगल के नाला सोपारा पोस्ट बॉक्स नंबर 203 को देख लें। और मुझे लगता है कि नाला सोपारा इसका एक बहुत बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि वहाँ एक थर्ड जेंडर विमर्श तो है ही, और महानगरीय संस्कृति, हमारे समाज में थर्ड जेंडर का जो एक उपेक्षित जीवन है, वहाँ राजनीतिक विसंगतियाँ, आर्थिक विसंगतियाँ, सामाजिक विसंगतियाँ, समाज में जो भेदभाव की संस्कृति है वो, और हमारे जितनी भी हमारी प्रक्रियाएं हैं उसमें जो खामियां हैं उनका छिद्रान्वेषण, ये जो 2018-19 में आकर के जो हमें उपन्यास प्राप्त हो रहा है, नाला सोपारा, या फिर अभी मैंने जिनका जिक्र किया था दरमियाना कहानी जो सारिका में छपी थी, जो 2019 तक उपन्यास बन करके आ जाता है। इस प्रकार के और भी बहुत से उपन्यास हैं जिन पर, या फिर जैसे अभी थोड़ा पीछे चले जाएं तो जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का मुर्दा घर, यानी एक एक उपन्यास मेरे मस्तिष्क पर इतना हावी हो जाता है कि दूसरे उपन्यासों की तरफ से ध्यान हट जाता है। पर बात समझने की ये है कि समकालीन कथा साहित्य की जब हम बात करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ये समस्त साहित्य, समकालीन साहित्य संपूर्ण परिस्थिति, संपूर्ण परिवेश, और यह जो परिवेश है वो संपूर्ण विश्व को अपने दायरे में समेट रहा है। तो इत्यादि प्रकार से फिर हमें जो उपन्यासों का जो बढ़ता हुआ दायरा दिखाई दे रहा है, जिसमें आप यह देखेंगे कि जैसे हमने कथा साहित्य में देखा कि हर प्रकार के पात्र हैं, यानी हर व्यक्ति साहित्य के दायरे में आया है और हर प्रकार का प्रतिनिधि लेखक है, तो वो आपको उपन्यास साहित्य में भी दिखाई देगा। और आप यदि महिला कथाकार में कुछ प्रमुख नाम देख रहे हैं तो इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे कथाकार हैं जिन्होंने इस समकालीन साहित्य को, इस संपूर्ण युगबोध को, महानगरीय संत्रास को, भूमंडलीकरण को, इस आयातित संस्कृति को, इस डिजिटल होते जीवन के सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं को अपने कथा साहित्य में समझाने का सफल प्रयास किया है। तो आज के लेक्चर को यहीं पर विराम देती हूँ और मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि छात्रों ने लेक्चर को समझा होगा। और मैं जब इन उपन्यासों का जिक्र करती हूँ, कहानियों का जिक्र करती हूँ, तो मेरी यह अपेक्षा होती है कि छात्र प्रतिक्रिया दें, कम से कम इतना बताएं कि पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। और यदि नहीं पढ़ा है तो यदि अभी आपके पास पुस्तक नहीं है तो आज के समय में आप लोग ई बुक भी उपलब्ध करवा सकते हैं। आप सब लोग ईमेल इत्यादि का प्रयोग करते होंगे, तो ई बुक के माध्यम से भी जो समकालीन कथा साहित्य है वो कहानियाँ और उपन्यास उपलब्ध कराने की कोशिश कीजिए। और आज के लेक्चर से आप लोग लाभान्वित हो पाए या नहीं हो पाए, इसकी प्रतिक्रिया, इसका फीडबैक अवश्य दीजिए। अब देखते हैं कि हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं।
समता है, बहुत बहुत स्वागत समता, बहुत प्यार। सजल प्रसाद सर हैं, सर प्रणाम करती हूँ। और आपकी कविताएं बहुत अच्छी होती है सर, और आप मेरे क्लासरूम से जुड़े, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, आभार। ज्योति सचदेवा हैं, इंग्लिश की अध्यापिका हैं और हिंदी का लेक्चर सुना। ज्योति, बहुत बहुत प्यार तुम्हें, बहुत धन्यवाद। और अपनी प्रतिक्रिया दोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। प्रबोध गोविल सर हैं, सर प्रणाम करती हूँ। आप जैसे वरिष्ठ लोग मुझे सुनते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। अपना आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखें सर। वंदना दीदी हैं, प्रणाम करती हूँ वंदना दी। आप बहुत ही श्रेष्ठ गायिका हैं और आपने इतने ध्यान से मेरे क्लासरूम को सुना, मेरे लेक्चर को सुना। तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें और मुझे बहुत खुशी होगी आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो अपना प्यार और सहयोग इसी तरह से बनाए रखिए वंदना दी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। भोली बाबा भाई जी हैं, प्रणाम करती हूँ भाई जी। और अपना आशीर्वाद और सहयोग इसी तरह से बनाए रखें, अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। साहित्य और संगीत की आपकी बहुत अच्छी समझ है भैया, तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, आभार। बिमल मिश्रा सर हैं, सर प्रणाम करती हूँ। आपके गीत बहुत अच्छे होते हैं। आप मेरे क्लासरूम से जुड़े, मुझे बहुत खुशी है और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। प्रणाम काका जी, आपने सारिका पत्रिका का जिक्र किया और आपने लिखा कि 80 से 85 तक पढ़ता था। तो मैं यही कहूँगी काका जी कि यदि सारिका पत्रिका के अंक आपके पास बचे हों तो उसे ज़रूर संभाल कर मेरे लिए रखें, और जब मैं आपसे मिलूँगी तो मैं लेकर आऊँगी। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर इसी तरह से बनाए रखें। अर्चना झा हैं, नमस्ते, स्वागत है, धन्यवाद। रंजना पांडे बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आप यकीन नहीं करोगे बच्चों पर, मैं आप लोगों को बहुत याद करती हूँ। मैं कई बार ये सोचती भी हूँ कि पता नहीं बच्चे तो भूल जाते होंगे, पर मैं नहीं भूलती। तो आप लोग अपना हाल समाचार देते रहते हैं तो खुशी होती है। आप क्लासरूम से जुड़ते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। मनीषा कुमारी बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे याद है कि आपने 90 के दशक की कहानियों पर बात करने के लिए कहा हुआ है, पर चूंकि आज हम लोग समकालीन कथा साहित्य पढ़ रहे हैं तो किसी एक ही दशक पर यदि हम अलग से बात करेंगे तो संभव होगा। तो मैं ये कोशिश करूंगी कि हर दशक पर एक एक क्लास हो जाए। तो जब उस कोशिश में हम आएंगे तब हम एक एक दशक पर क्लास लेंगे। पर आज की क्लास से आपको कुछ लाभ हुआ होगा ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। काका जी प्रणाम आपको। हेड सर हैं, सर प्रणाम करती हूँ। और सर आपका आशीर्वाद और सहयोग इसी तरह से बना रहे, और मुझे सर आप लोग प्रोत्साहित करते हैं तो मैं बहुत ऊर्जा महसूस करती हूँ और मुझे लगता है कि हाँ मैं अपना काम अच्छे से करूँ, इसी तरह से अच्छे से करती रहूँ। तो आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें सर। मनोज कामत भाई हैं, प्रणाम करती हूँ भाई। दयाराम भाई, दयाराम प्रसाद भाई हैं, बहुत बहुत सुंदर वृतांत, प्रणाम भाई जी। अपना आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखें। प्रियंका तिवारी हैं, खुश रहिए बच्चे। भुवनेश चौरसिया हैं, नमस्ते भाई। मेरे पति हैं सचिदानंद चौरसिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मुझे इतना सहयोग करते हैं, क्योंकि मैं ये पूरे समाज को बताना चाहती हूँ कि लड़कियां जब आगे आती हैं तो उनके पीछे उनके पिता का, उनके भाई का, उनके पति का बहुत सहयोग होता है। तो इस मामले में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने पिता का भी का भी मिल रहा है, पति का भी मिल रहा है, और अब बेटों का भी मिल रहा है। तो मेरे पति अक्सर मेरा लेक्चर सुनते हैं, तो मैं सबके सामने उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आभार कहना चाहती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। लक्ष्मी देवी हैं मेरी छात्रा, खुश रहिए लक्ष्मी, और अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दीजिए। देवांगी बेटा खुश रहो, अभी तो आप स्कूल में ही पढ़ रही हो पर आप लेक्चर सुन रही हो, तो यदि आगे हिंदी पढ़ना है बेटा तो बताना, और मैं तो बहुत खुश होंगी। तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्यार। सावित्री हैं, पीएचडी की कैंडिडेट हैं, तो सावित्री बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत, अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। अंजना नमस्ते मैम, खुश रहिए बेटे।
विभय कुमार सर हैं, प्रणाम करती हूँ सर। अपना आशीर्वाद और सहयोग इसी तरह से बनाए रखें। प्रेमचंद्र हैं, खुश रहिए बेटा। गुंजन जी झा हैं, प्रणाम सर। विशाखा बब्बर मेरी पुरानी स्टूडेंट है बेटा, आजकल क्या कर रही हो बताओगी तो अच्छा लगेगा। और बहुत खुशी हुई कि तुमने मेरा लेक्चर सुना, और मुझे सचमुच बहुत खुशी होती है कि बच्चे सुनते हैं इतनी देर, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो हिंदी पढ़ना नहीं चाहती है। पर मैंने ये देखा है कि मैंने जब भी क्लास ली है तो हमेशा युवाओं का वहाँ पर बहुत अधिक मैंने उत्साह देखा है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जो हमारे युवा हैं वो अपनी भाषा और अपने साहित्य से इतना जुड़ाव रखते हैं। तो विशाखा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, स्वागत, और इसी तरह से अपना प्यार और सहयोग बनाए रखो। सुभाष झा सर हैं, प्रणाम करती हूँ। नीरज मित्तल सर हैं, प्रणाम करती हूँ सर। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरे क्लासरूम से जुड़ते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रानी झा हैं, नमस्ते दीदी। डॉक्टर भास्कर रे हैं, नमस्ते सर। पद्मकांत पी के, प्रणाम मैम, खुश रहिए बच्चे। सरिता राय, नमस्ते मैम, खुश रहिए बच्चे। नित्यानंद प्रसाद सर हैं, सर प्रणाम करती हूँ। आप मेरे क्लासरूम से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, स्वागत। प्रियंका तिवारी हैं, खुश रहिए बेटा। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जीवन है तो समस्याएं हैं, क्योंकि मुझे कल याद आ रहा था कि एक बार प्रियंका को डेंगू हो गया था और शायद कुछ दिनों बाद चिकनगुनिया भी हो गया था, जहां तक मेरी स्मृति है। और प्रियंका को चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, परंतु प्रियंका पूरी तरह से ठीक हुई। प्रियंका का जो साहस है, प्रियंका की जो कोशिश है वो बहुत ही सकारात्मक है और पूरी तरह से स्वस्थ हुई। और मुझे लगता है कि प्रियंका अभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। फोन पर तो बात नहीं हुई है, पर जिस तरह से मेरे क्लास में वो नियमित रूप से अपनी उपस्थिति दे रही हैं वो मेरे लिए बहुत ही सुखद है। तो प्रियंका अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई इसी तरह से करते रहिए, और अपनी जो नियमितता है उसको बनाए रखिए, क्योंकि रेगुलर पढ़ना ये बहुत जरूरी होता है। पढ़ाई संबंधी यदि हम लोग चर्चा भी करते हैं तो वो भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो खुश रहिए बेटा। उसके बाद सुमित हैं, खुश रहिए बेटा। उम्मीद करती हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। सरोज कुमार झा सर हैं, सर प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपका प्रोत्साहन सर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके साथ ही आज के लिए हम लोग विदा लेते हैं। सोमवार को हम लोग अपने अगली क्लास के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, आभार, और आप सभी को मेरा प्रणाम।